हेलो, नमस्ते सभी को। दिस साइड कशिश वेलकम करती हूँ आज के सेशन में। ये सेशन बहुत ही खास एंड बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है बिकॉज इस सेशन में हम देखने वाले हैं आईबी एसीआई का जो एग्जाम हुआ था प्रीवियस ईयर, जो कब हुआ था 2023 में एग्जाम हुआ था। ठीक है, अब नोटिफिकेशन में कब देखने को मिला? 2025 में, यानी कि 2025 में अगर हम देखूं तो 2023 से 2025 में अब एग्जाम होने वाला है इसका। ठीक है, तो आप तो सब लोग जानते ही हो भैया, किसी का भी एग्जाम है हमें पी वाई क्यू लगा के जाने चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन लगा के जाने चाहिए हमें। सो इसी के साथ मैं आपके लिए ये सेशन में लेके आई हूँ 17 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के कॉइंट्स से क्वेश्चन। ओनली कॉइंट्स लेके चलेंगे, मैथमेटिक्स लेके चलेंगे। हाँ, ठीक है। सबको पता है कितने क्वेश्चन आते हैं? सबको पता है 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 क्वेश्चन टोटल आईबी के मैथ में पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि 20 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन जो रहते हैं, 10 क्वेश्चन जो रहते हैं वो इजी लेवल के रहते हैं। ठीक है, टोटल 20 क्वेश्चन, 5 जो है वो मॉडरेट रहेंगे और 5 जो है वो हाई लेवल रहेगा। काफी हाई लेवल रहता है इसका, यानी कि जो कैट है, एमबीए है, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले। मैंने यहाँ पे दोनों फॉर्मेट दिए गए हैं। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कैलकुलेट द अमाउंट व्हेन द प्रिंसिपल इज 4000 रुपए, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 22% पर एनम एंड द ड्यूरेशन इज 1। ठीक है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, किससे हो रहा है संयोजित जी? अर्धवार्षिक रूप से हो रहा है। ठीक है, तो राशि की गणना कीजिए। राशि की गणना, जब मूलधन कितने रुपए है? मूलधन हमारा जी 4000 रुपए। मूलधन कितना है? 4000 रुपए है। तो पी कितना है? 4000 रुपए है। ठीक है, और रेट कितना दिया गया है? ये ब्याज की दर दी गई है। ये क्या दी गई है? ब्याज की दर दी गई है। अगर मैं हाफ ईयरली में देख लूं तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 11। अर्धवार्षिक 11%। क्लियर? अब अगर मैं देखूं तो अवधि यहाँ पे कितनी बताई गई है? अवधि यहाँ पे बताई गई है 1 वर्ष। तो हाफ ईयरली है तो कितना हो जाएगा जी? 2 वर्ष। तो टी बराबर 2 आ जाएगा। ये कब आया? ये आया हाफ ईयर। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है और डायरेक्ट पीवाईक्यू करने आ गए, समझ लो कुछ भी समझ नहीं आने वाला आप लोगों को। आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला होता है इफेक्टिव रेट का। इफेक्टिव रेट ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, यानी कि इफेक्टिव रेट यानी कि आर 11 प्लस 11 और 11 मल्टीप्लाई में 11 यानी कि 121 बटे में 100। कैलकुलेशन कम से कम करना सीखो, मन ही मन में करना सीखो। ठीक है, तो 11 11 कितना हो जाएगा? 22 और 1.21 आ जाएगा, 23.21 आ जाएगा। 23.21%। ओके, अब हमें निकालना है और अवधि 1 वर्ष से। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, तो राशि की हमें गणना। ठीक है, राशि की गणना करनी है तो ये मूलधन कितना है? 4000 है। और ये रेट कितना आया? 23.21 आया। बटे में कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 1 दशमलव से ये कट जाएगा, 0 दशमलव कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो बचा कितना? 4 गुणा 23, 232.1। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4 का 1 में करोगे तो यूनिट डिजिट तो कितना आने वाला है? 4 आने वाला है। तो 8 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 4 वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर। हमें गुणा ना करना पड़े तो हमने यूनिट डिजिट से सॉल्व किया। देखोगे ना तो आप गुणा करोगे तो पहले 4 एकम 4 ही तो आएगा, तो हमने देखा यूनिट डिजिट 4 बन जाए, सॉरी इकाई का अंक 4 बन जाए, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। किसका अंक? इकाई का अंक। यूनिट डिजिट वो होता है जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो हमारा यूनिट डिजिट निकलता है। ठीक है, बस इसमें हम देखेंगे कि इकाई का अंक क्या है? 4 है, तो लास्ट में हम 4 देखेंगे, तो 4 जिसका मैच हो रहा है वो आंसर हो जाएगा, हमारा टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। बोला गया है 3 प्राकृतिक संख्याएं इस प्रकार हैं। कितनी प्राकृतिक संख्या बोली गई? 3 की पहली संख्या का 1/3, यानी कि ए मान लेती हूं मैं, ए का 1/3। दूसरी संख्या के 2/5 भाग के बराबर है। बराबर है किसके? दूसरी संख्या के 2/5, यानी कि दूसरी संख्या बी। इतना सॉल्व कर लेते हैं पहले। अगर मैं ए रेशियो बी देखूं तो क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा।
तीन दूनी 6 हो जाएगा ना, तो ए बी, तीन दूनी 6 और रेशियो 5। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला जाए पढ़ते जाओ। और दूसरी संख्या का 2/3, अगली बात बोली गई दूसरी संख्या का 2/3 यानी कि 2/3 भी 2/3 तीसरी संख्या के 1/7 भाग के बराबर है। बराबर किसके है? तीसरी संख्या के 1/7 भाग के बराबर है। तो यहाँ से बी और सी का रेशियो कितना निकलेगा? 3 और 14। ये पुट वैल्यू यहीं पे कर दो, ए बी सी हो गया। ठीक है, यहाँ भी रेशियो लगा दो। बी कितना है? 3 है जी। सी कितना है जी? 14 है जी। तो यहाँ 5 आ जाएगा। 3 रेशियो का ये रूल होता है। 18, 5 15, 14 पंचे 70। हमसे पूछा गया है क्या आगे पढ़े? अब हम आगे पढ़े तो हमसे क्या बोला गया है? 1/7 के बराबर। ठीक है, तीसरी संख्या के 5 गुने और पहली संख्या के वर्ग के आगे, यानी कि तीसरी संख्या के कितने गुने? 5 गुने, और पहली संख्या के वर्ग के आधे का योग। पहली संख्या के वर्ग के आधे का योग। अगर 1348 मिल जाए ना, तो दूसरी संख्या का मान बताइए। हम ऑप्शन से देखें कि हम क्या वैल्यू पुट करें, है ना, कि हम क्या वैल्यू पुट करें कि हमारा जो है ये आ जाए, कि हमारा जो पूछा गया है वो आ जाए। ठीक है, अगर मैं क्या दूसरी संख्या का मान याद करना है, यानी कि 2, तो 15 अगर मैं लेके चलूं, 15 अगर मैं लेके चलूं, तो आप देखोगे 15 को 75 ये हो जाना हो जाएगा। इसको हटा लीजिए। ठीक है, अब हम किसको देखेंगे? अगर आप पूरा सॉल्व नहीं कर सकते सो आल्सो यू कैन सॉल्व बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन को लेकर चलूं 30 को, पहले नंबर से उठाते हैं 30 को लेकर चलूं, अगर मैं 30 को अगर मैं लेकर चलूं, तो इसका मान बताना है दूसरी संख्या का। तो 30 पंचे 150 प्लस ये आ जाएगा 30 का स्क्वायर 902। ठीक है, दूसरी संख्या का यही कर दोगे आप, तीसरी संख्या के 5 गुने का कर दोगे आप। ठीक है, और पहली संख्या के वर्ग का आधा कर दोगे, 1348 मिल जाएगा 30 रखने पर। ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे आपको यहाँ पे जो है मेथड बताए हैं कि आपको पूरा कंप्लीटली सॉल्व ना करना पड़े। अगर आप फिर भी कंप्लीटली सॉल्व करना चाहते हो तो यू कैन सॉल्व। Okay, so also you can solve. I have not this, but this is lengthy process and it's take you time. ये आपका टाइम लेगा, जो आप करने बैठोगे काफी लंबा प्रोसेस रहेगा। ठीक है, मैथ ऐसा सीखो जब ऑप्शन से उड़ा पाओ। अगर बाकी में काफी हार्ड हो रहा है तो कहने दीजिए। ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आई बोला गया है नीचे दिए गए कथन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? कौन सा सही है ये हमसे पूछा गया है बस केवल। ओके, आइए तो देख लेते हैं कौन सा सही है। बोला गया है 2 की पावर 10 कर लेना यहाँ पे। ठीक है, 2 की पावर 10 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 11 फैक्टर्स। 2 की पावर 10 जो है ये ऐसा छोटा प्राकृतिक संख्या है जिसके ठीक 11 गुणनखंड है। ठीक है, अगर आप 2 की 10 खाते 10 को इनको गुणनखंड में लिखोगे ना, तो इनके केवल 11 ही गुणनखंड निकलेंगे। कितने गुणनखंड निकलेंगे? 11 गुणनखंड निकलेंगे। बिकॉज एक और बात करूं अगर मैं 3, 1 और 3 यहाँ पे एक दे रखा है। एक क्या है? एक हमारा प्राइम नंबर है। सो इसके फैक्टर भी कितने निकलेंगे? 11 इसके फैक्टर निकलेंगे, यानी कि कथन नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 1 राइट है। ओके, स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। 2 की पावर 11 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 12 फैक्टर्स। नो, मैंने अभी क्या बताया, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12, नेक्स्ट में 13 पूछा गया है। अगर मैं आपसे बात करूं 1 और 3 ये कैसे नंबर होते हैं? ये प्राइम नंबर होते हैं, तो 2 नहीं हो, 2 के ठीक 12 गुणनखंड नहीं होते। बताइए जी, तो 2 वाला स्टेटमेंट जो सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 2 की पावर 12 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर हैविंग एग्जैक्टली 13 फैक्टर्स। राइट, because I have already said 1 and 3 are also prime numbers. ठीक है, so स्टेटमेंट नंबर 3 राइट। सो आंसर क्या बनेगा? आपको आंसर भी लगाना आना चाहिए, बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन है आपको आंसर भी पता रहना चाहिए।
देखिए आंसर बोला गया कथन 1 और 2 सत्य है लेकिन कथन 3 असत्य है, ये गलत हो गया। कथन 1 और 3 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है क्या, प्राकृतिक संख्याओं x और y के ऐसे कितने युग में मौजूद है कि x इज वाई डेट तथा x कॉमा y और SCF ब्रैकेट में x कॉमा y का गुणनफल जो है 2520 है, 2520 है। तो आइए देखते हैं SCF को हम किससे h से डिनोट करेंगे, h से ना, है ना जी। अगर आप यहाँ पे देखोगे इसके दो फैक्टर बनेंगे, क्या क्या फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा HA और एक बन जाएगा HB बनेगा। HB कितना x बाय x यहाँ और बाय यहाँ। तो अगर मैं क्या देखूं, अगर मैं संख्या हमें कितनी दी गई है 2520, 2520 अगर मैं 2520 को ब्रेक करके लिखूं तो कैसा, सबसे पहले तो 252 गुणा 10 बनेगा, ये भी 2520 होता है। ठीक है, फिर 4 63 गुणा 4 करेंगे 252 मल्टीप्लाई में 10, फिर इसी को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 4 आ गया, 3 का स्क्वायर 6, 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 7 की पावर 1, फिर भी हमारा कितना आ गया 2520। तो इसको हम ब्रेक करके ऐसे ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है, सो एच मल्टीप्लाई में क्या था HB, ये फैक्टर FCF H, ये ब्रेक करके क्या क्या बना 2 की पावर क्यूब आएगा, क्यूब से आएगा 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर 5 का क्यूब नहीं पावर 1 7 की पावर 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे H H H कितनी बार है 3 बार, तो हम H का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, मल्टीप्लाई में बचा क्या A बचा और फिर B बचा इज इक्वल टू में। अब हम देखिए क्या कर सकते हैं, 2 का क्यूब तो हम एच एट इज लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर गुणा 5 की पावर 1, मतलब हम किसी की पावर 1 करते हैं, x की पावर 1 करेंगे तो x, ये हमेशा पता रखना, यानी कि 5 मल्टीप्लाई में 7। ठीक है, अब हम इनका देखें तो हम इनका गुणनखंड देखें, यानी कि ए बी इज इक्वल टू देखें SCF तो 2 आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज ये कॉमन मिल जाएगा, SCF तो कितना आ जाएगा, अगर हमसे SCF पूछा तो 2 आ जाता, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार आता, 2 SCF निकल आता, बचा क्या ए बी बचा यहाँ पे। तो ए बी इज इक्वल टू 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब पूछा है ऐसे कितने युग्म मौजूद हैं x कॉमा y के या फिर a कॉमा b हमने माना, तो इनके ऐसे कितने युग्म मौजूद, तो आप देखोगे कि 3 9 35 है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम आएगा, फिर इनका किसके साथ कर दो 3 तिरके 9 का 5 के साथ कर दो, यानी कि 45,7, इसका कर दो 3 तिरके 9 7 63,5, ऐसे ही और देखो, फिर आप 9 गुणा 5 गुणा 7, इसका भी 1 से गुणा कर दो, तो टोटल कितने फैक्टर बने, टोटल आप देख सकते हो ना कितने फैक्टर बने, 1 2 3 4, 4 फैक्टर बने, ऑप्शन नंबर 4 राइट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, आगे बढ़े हैं हम, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 काफी बड़ा क्वेश्चन है, ये देखिए मैंने यहाँ पे भी दिया हुआ है कुछ, और मैंने ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसा आपको पता होगा एसएससी में इक्विटी, सॉरी ये जो हमारी टीसीएस हटा के आई है ना, तो ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रही है, ये कंपनी जो है ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रही है। ठीक है, अच्छा लेवल आ रहा है, ठीक है, काफी टीचर्स जो है कर भी रहे हैं। आइए हम तो क्वेश्चन पे चलते हैं। एक खास दिन है, कोई खास दिन है, कौन, क्वेश्चन नंबर है 5। एक खास दिन डैनी एडविन और फहीम ने अपनी अपनी दुकानों से 3 तरह के पेन बेचे। 3 पर्सन है, 3 लोगों की शॉप है, इन लोगों ने अपनी अपनी दुकान से पेन बेचे, संयोग से उनमें से प्रत्येक ने ए प्रकार के पेन, बी प्रकार के पेन, सी प्रकार के पेन बेचे, हालांकि बेचे गए हर प्रकार के पेन की संख्या एक दूसरे से अलग थी।
साथ ही तीनों विक्रेताओं ने हर प्रकार के पेन की प्रति इकाई कीमत अलग अलग रखी। एवरी पेन की एवरी कॉस्ट जो है अलग अलग था। ठीक है, अब एडिशन 1 पढ़ते हैं। यह संभव है कि डेनी ने एक के प्रत्येक को पेन को 2 रुपए के लाभ पर, 2 रुपए के लाभ पर, यानी कि 2a यहाँ पे सॉल्व करवा। आगे पढ़ते हैं। प्रकार बी के प्रत्येक पेन को 1 रुपए की हानि पर, हानि हुई है तो माइनस लगाएंगे, 1 रुपए यानी कि बी अकेला लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। और सी प्रकार के प्रत्येक पेन को 12 रुपए की हानि पर बेचा, माइनस का 12 से। ओके, और कुल मिलाकर कितने का लाभ हुआ? 8 का लाभ का। कितने का लाभ कमाया जी? 8 का लाभ कमाया। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 दे देते हैं। एडविन ने प्रकार ए के प्रत्येक पेन को 2 रुपए के लाभ पर, बी ने 6 की हानि पर, सी ने 6 की हानि पर। ए ने 2 के लाभ पर यानी कि 2a, बी ने 6 की हानि पर 6b, और सी का क्या था? और सी ने 6 की हानि पर, सी ने भी 6 की हानि। अब देखना है कि उसने कुल मिलाकर 14 रुपए का लाभ कमाया। 14 रुपए का लाभ कमाया, इक्वेशन नंबर 2 आ गई जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया है? फहीम ने प्रकार ए के प्रत्येक पेन को 1 रुपए के लाभ पर खरीदा। एक इक्वेशन और दी गई है, 1 के लाभ पर, 1 के लाभ पर और 3, 1 1 3। क्लियर है? और कुल मिलाकर उसे 27 रुपए का जो क्या हुआ, 27 रुपए का लाभ हुआ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो लास्ट वाले में बोला गया है और ए के प्रत्येक पेन 1 रुपए के लाभ। ठीक है, 1 रुपए के लाभ। तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 1 रुपए के लाभ पर और बी के 21 रुपए लाभ पर, 1 रुपए के लाभ पर। ठीक है, और क्या बोला गया था? और बी के कितने देख लीजिए, बी के 21 रुपए के लाभ पर, 21 भी हो जाएगा। और क्या बोला गया था? बी के 21 रुपए के और सी के माइनस का 3 सी था। ठीक है, हानि पर बेचा, कुल मिलाकर 27 रुपए का लाभ हुआ उसको। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अब हम कर लेते हैं इसको सॉल्व। अगर आप देखोगे यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, अगर हमें यहाँ भी 2a बनाना है तो इस इक्वेशन को हम किससे गुणा कर देंगे? इस इक्वेशन को हम 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 2a, 21 दूनी 42 भी, 3 दूनी 6 से 27 दूनी 4। ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। अब आप क्या कर दो? समीकरण इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 घटा दो। एक बार 2 को आप क्या कर दो? घटा दे। घटाने पर अब आप घटाओगे इनको तो क्या आएगा? 2a माइनस का b माइनस का 12c इज इक्वल टू 8। ठीक है, यहाँ 2a माइनस का 6b माइनस का 6c इज इक्वल टू 14। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। 2a से 2a कट जाएगा, b में से 6 भी घटाओगे यानी कितना आ जाएगा जी? 5 भी आ जाएगा। यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 6 आ जाएगा। 14 में से 8 घटाओगे तो माइनस का 6 आ जाएगा, बिकॉज माइनस 14 बड़ा है। ये आ गया। अब इक्वेशन नंबर 3 में से किसको घटा दो? इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को घटा दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 क्या है? 2a है प्लस 42 भी है माइनस 6 है इज इक्वल टू 54 है। फिफ्टी फोर है। ठीक है, अब 2 क्या है? ये है 2a है माइनस 6 भी है माइनस का 6c है और 14 है। ठीक है, ये है। अब इसको हटा दीजिए आप, माइनस प्लस है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस माइनस, ये आ गया ना? माइनस है तो प्लस हो गया, माइनस है तो प्लस आ गया यहाँ, और प्लस है तो माइनस आ गया। क्लियर है ये चीज? या हम उसको पहले तो ये हटा दो, कट गया। यहाँ जोड़ोगे तो 48 भी आ गया। ये 60 से 60 कट जाएगा। 54 घटाओगे तो कितना बचेगा जी? 40 बचेगा। अगर हम बी देखें तो कितना आ जाएगा? 40
बटे में 48 आ जाएगा। काट दोगे यानी कि 10/12 यानी कि 5/6। ठीक है, तो ये वाला आप देखोगे हमने जब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 हटाया, तो हमने इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 हटाया, तो ये फ्रैक्शन में मिला हमें जो वैल्यू मिली, ये हमें फ्रैक्शन में मिली, तो ये तो रॉन्ग हो गई, हमें फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। ठीक है, हमसे क्या बोला गया था, हमसे बोला गया था तीन संभावित, ये कारण में देखते हैं, तीन संभावित रैखिक समीकरण को बनाने हल करने में हम पाएंगे कि एक अद्वितीय समाधान प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एक अद्वितीय समाधान प्राप्त होता है। ठीक है, ये वाली बात हमारी सत्य हो रही है, अद्वितीय समाधान प्राप्त होता है, तो फ्रैक्शन की वैल्यू को हम कभी काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये वाली तो हम यहाँ पे क्या देंगे, ये वाला, ये वाला कैसा है, ये वाला असत्य है, ये वाला कैसा है, असत्य है, बिकॉज जब हमने इसको सॉल्व किया पूरा, तो ये जो फ्रैक्शन में वैल्यू है वो फ्रैक्शन में नहीं है, तो अभी कथन ये असत्य है, ये नहीं होगा, ये सत्य, ये असत्य है, कारण आर सत्य है। क्लियर है ये चीज आपको? आई होप एक चीज आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना दिया गया है? 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य, x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि प्रॉफिट 40% है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर मैं बात करूं 40% कितना होता है आपका, 40% होता है 2/5, 2/5 परसेंटेज पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, 28 वस्तुएं हैं यहाँ पे, कितनी वस्तुएं हैं? 28 वस्तुओं पर। ठीक है, अब आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन्स क्या होता है? खरीदते हैं। सेलिंग प्राइस मीन्स क्या होता है? जब हम बेचते हैं। एक कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। विक्रय मूल्य के समाप्ति यदि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट 5 से कितना हो गया? 7, यानी कि 5 में हमने चीज खरीदी थी और 7 में हमने चीज बेच दी, तो प्रॉफिट में कितना का हुआ? ये 5 से 7 हो गया प्रॉफिट। जबकि हमसे बोला क्या गया है, 28 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है, यानी कि एसपी इसका 28 दिया गया है रुपए, मल्टीप्लाई में कितना किया गया है? 4 किया गया है। तो सीपी अगर हमें निकालना है ना, x वस्तुओं का मान, हाँ यही हमें निकाल, तो मल्टीप्लाई में 4 यानी कि 20। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, आई होप आप लोगों को क्लियर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, चलिए पढ़ ले। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, हिंदी पढ़ते हैं, ये इंग्लिश है, ये है हिंदी। ए बी सी और एक टीम को एक काम पूरा करना था। अकेले काम करते हुए ए उसी काम को 190 घंटे में पूरा करता है। ए कितने घंटे में करता है? ए करता है 190 घंटे में। और बी उसी काम को 285 घंटों में करता है। बी उसी काम को 285 घंटों में करता है, जबकि सी 342 घंटों में पूरा करता है। सी कितने घंटों में? 342 में। पहले इतना सॉल्व कर लो, एलसीएम इनका कितना आएगा? 1710 आएगा इनका एलसीएम। ठीक है, अब हम देखेंगे 190, ये किसका कितना मल्टीप्लाई है? ये 9 है। 285 1710 अगर मैं देखूं, ये कितना मल्टीप्लाई है? 6 मल्टीप्लाई है। 342 से अगर मैं 1710 देखूं तो कितना मल्टीप्लाई है जी? ये 5 मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। टीम ने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया? कि किसी भी समय तीनों में से केवल एक ही काम करेगा। 3 दिनों के पहले चक्कर में ए ने पहले 2 घंटे काम किया, अभी रुक जाए। अगर मैं बात करूं एक खबर में, तो कितना आएगा? 9 + 6 + 5 यानी कि 20 यूनिट। 20 यूनिट। ए ने पहले 2 घंटे काम किया, यानी कि 2 साइकिल चली, तो 20 2 घंटे काम किया यानी कि 40, प्लस बी ने दूसरे दिन 2 घंटे काम किया, 40 का डबल कितना हो गया? 80। और सी ने तीसरे दिन 2 घंटे काम किया, 40 का ट्रिपल यानी कि 120, यानी कि 40 40 इंक्रीज। ये सेकंड साइकिल चली, ये थर्ड साइकिल चली, यानी कि 40 का डबल 40 का ट्रिपल। तीसरे दिन के दूसरे चक्कर में ए ने पहले दिन 4 घंटे काम किया। ए ने कितने घंटे काम किया? ए ने पहले दिन 4 घंटे काम किया,
अब बी ने दूसरे दिन 4 घंटे काम किया, सी ने तीसरे दिन 4 घंटे काम किया, यानी कि तीसरे दिन बी ने कितना काम किया, 4 घंटे, यानी कि 2 इसने किया, ए ने 2, बी ने किया 2, सी ने 4 4 घंटे की, यानी कि टोटल 8 साइकिल चले, टोटल 8 साइकिल हुआ है ना। इसने किया, बे ने किया, बी ने किया, सी ने किया, टोटल 8 साइकिल चली, यानी कि 8 कितना होता है, 24 होता है। तो ये कहाँ तक पहुंच गया, यानी कि 40 80 120 प्लस 320, 320। अब फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप इसमें, फॉर्मूला देखिए ऐसा, यानी कि टोटल टर्म वाला, तो इसमें टोटल टर्म में कितने हैं, 8 टर्म है, तो n/2 यानी कि 8/2, 2 चौका 8, 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 320 में 40 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 360, 360 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 0 से चौको 24, 1440 आ जाएगा। ठीक है, 1440 आ गया। अब आगे पढ़ते हैं, 3 दिनों के तीसरे चक्र में ए ने पहले दिन 6 घंटे काम किया, ठीक है, बी ने दूसरे दिन भी 6 घंटे काम किया, तीसरे ने भी 6 घंटे काम किया, ये तो हमने कर ही लिया। ये कुछ जब तक काम पूरा नहीं हो गया, प्रत्येक ने चक्र एन में 2 घंटे काम किया। किसी कार्य पूरा करने के लिए कुल कितने दिन की आवश्यकता है, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा हमारा, पहले तो ये बताइए रिमेनिंग वर्क। 1710 ये टोटल था, और ये 1440, डिफरेंस देखोगे तो कितना आ जाएगा, 270। हमें निकालना है रिमेनिंग वर्क। तो अगला साइकिल जब आएगा, अगला साइकिल कब आएगा, अगला साइकिल आएगा 9 के बाद, अगला साइकिल 9 में आएगा, अगला साइकिल कितने में आएगा, 9 में आएगा, ठीक है, माइनस का 2n घंटे काम किया, ठीक है? तो 9वां साइकिल तक रिमेनिंग वर्क माइनस का, ठीक है, 2 18, 2n आ जाएगा ना, तो 9 गुणा 18 कर देंगे, 162 हो जाएगा। 270 में से 162 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा, 108 आ जाएगा। बट हमें निकालने थे कुल कितने दिनों की आवश्यकता पड़ी, तो 108 तो ये आ गया, 6 गुणा 108 कर दोगे तो कितना, 6 गुणा 18 हो, यहाँ 118 आएगा, बिकॉज 9 साइकिल चली और 9 दूनी कितना होता है 18, 2n हमें दिया गया है, तो 6 मल्टीप्लाई में हम कितना कर देंगे 18, 18 छिक्के 108 होता है ना। तो 24 साइकिल तो ये चली थी, प्लस ये रिमेनिंग वर्क निकालें कितने दिन, जो 24 तो ये थे, प्लस एक ये हो गया और एक ये हो गया था, नहीं, एक प्लस एक 25, 26 दिन की आवश्यकता है। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन अच्छा था, यही इंग्लिश में लिखा गया है। क्वेश्चन काफी लेंदी था, एमबीए एग्जाम का था, मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चन इसमें हार्ड आते हैं और कुछ क्वेश्चन का लेवल जो है इजी टू मॉडरेट रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 10 दोस्तों के एक समूह का औसत आयु कितना है, 27 वर्ष है। यदि एक मित्र समूह छोड़ देता है तो औसत आयु 25 वर्ष बढ़ती है हो जाती है, समूह छोड़ने वाले मित्र की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, फॉर्मूला है, औसत आयु कितनी दी गई है 27, और एक मित्र छोड़ के जा रहा है, 27 माइनस 25 हो जाएगी, बिकॉज औसत आयु 25 वर्ष थी और एक मित्र छोड़ के जा रहा है, तो टोटल 10 मित्र थे, 10 में से एक चला गया तो कितने बचे, 9 बचे। ठीक है, तो 27 प्लस 2 बचा, 9 दूनी 18, 5 45, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया, 45। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम। 9 में हमसे क्या बोला गया है, 9 में बोला गया है एक्स की जो क्या है, एक्स की इनकम वाई की तुलना में 44% अधिक है, तो एक एक्स है और एक बाय है। एक्स की इनकम बाय से 44 अधिक है, यानी कि यदि बाय की 100 है, 44 अधिक होगी, यानी कि 144 होगी। बाय की आय एक्स की तुलना में कितने प्रतिशत कम है, तो ये 44 है, किसकी तुलना में, एक्स की, इसकी आ रहा है वही अपॉन में लिख देंगे 144, मल्टीप्लाई में
100% में पूछा है ना, इससे। अब बस आप कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। 275 बचेगा, यहाँ पे अपॉन में 9 बचेगा, तो 9×27 0 30.5% जो है आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है शराब से भरे एक पीपे से पहले 108.75 लीटर शराब जो है निकाली जाती है, और इसकी जगह क्या भर दिया जाता है जी, और इसकी जगह पानी भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है इसकी जगह? इसकी जगह मेरे प्यारे बच्चों पानी भर दिया जाता है। इस दूध, मतलब दूध का नहीं, इस मिश्रण से 87 लीटर शराब निकाली जाती है और उसके जगह पानी, मतलब पहले इतनी शराब थी तो इतना पानी डाल दिया, फिर इतनी शराब थी इतना पानी डाल दिया, यानी कि यही काम हो रहा है। तो हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा ये गया है शुरुआत में पीपे में कितनी लीटर शराब थी, यानी कि वो तो बार बार मिलाया जा रहा है, मिलाया जा रहा है, तो हमें ये देखना है कि उसके पास शराब कितनी थी कि वो बार बार मिलाया जा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं हम कितनी थी। अगर मैं मान लू इनिशियल वैल्यू या फिर टोटल वैल्यू कितनी थी, एक्स थी, इजीली बता रही हूँ। ठीक है, एक्स थी, पहले हुआ है 108.75 लीटर निकाल रहा है, अपॉन में हमने एक्स मान, फिर 87 लीटर शराब निकाली, और ये अनुपात कितना आया? 3/5। 3/5 कैसे आया? उसकी जगह पानी भर दिया जाता है। 3 तो ये है, टोटल कितना है? 3 और 2 5। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5 यहाँ पे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x। ये कितना हो जाएगा? 5x। तो यहाँ भी क्या x का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3x यहाँ आ जाएगा। यहाँ भी कितना आ जाएगा? 3x। तो x से x कट जाएगा, और 3 को हम यहाँ बटे में पहुंचा देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा? 3/5। ठीक है, कितना आ जाएगा? 3/5। समझ आ गया कैसे आया? ओके, अब आगे सॉल्व करें हम। अब आगे हमारा सारा कैलकुलेशन तो फेल है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो इजिली मीन्स आप कोऑर्डिनेट इक्वेशन से यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम ये देख लेते हैं, ऑप्शन से कर लेते हैं। इसके बाद जहां पे हार्ड कैलकुलेशन होती है वहां मैं ऑप्शन से कराती हूँ, अदरवाइज में ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे नीचे कितना है? 5, तो 5 का मल्टीपल होगा आंसर, 5 का मल्टीपल होगा आंसर। ठीक है, एक तो ये देख सकते हो, एक ऐसे देख सकते हो आप कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, 4 ऑप्शन पे एक्स की जगह पे सारी वैल्यू एक से सारी वैल्यू रख के देखो, जिससे वैल्यू रखने से 3/5 आ जाए, वो हमारा आंसर, यानी कि लाइफ LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए तो हमारा वो आंसर हो जाएगा। या ऐसे कर सकते हो, सेकंड आप मैंने बताया कि 5 का मल्टीप्लाई देख लो, 5 का मल्टीप्लाई जो भी होगा वो आंसर आएगा। ओके, 348 है नहीं, 522 है नहीं, बचा 470 और 435। अगर आप देखोगे तो 470 अगर मैं यहाँ पे रख लू ना तो ये कटेगा ही नहीं, 470 थोड़ा सा कट के रह जाएगा, 470 नहीं आएगा, 435 ये रखने पर, एक्स की जगह रखने पर ये हमारा कितना आ जाएगा? 3/5 रेशियो में आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो आप कितना इजी मेथड मैंने यहाँ पे आपको करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चले अपन क्या? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है, x/y, यानी कि ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर 25% की वृद्धि की गई, यानी कि x में भिन्न के अंश में 25%, यानी कि 100 है, 100 में 25% की वृद्धि करोगे तो 125 हो जाएगा, और हर में 10% की कमी की गई, यानी कि 100 है, 10% की आप कमी कर दोगे तो 90 हो जाएगा। बोला गया है तो नई भिन्न का मान 25/24, मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। रेशियो में सारे आंसर दे रखे हैं, हम भी रेशियो में निकालेंगे। सॉल्व कर दीजिए, बस कुछ नहीं है, सॉल्व भी करना है। 25 से कम 25, 25 पंचे 125 हो जाएगा। ठीक है,
और 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 एकम 6 3, 6 एकम 6 7 8 9, 6 पंचे 6 को 90 में देख लो ना, 6 एकम 6 3 बचा, 6 पंचे 15 आ गया। ठीक है, 5 3 15 हो जाएगा। यहाँ 4 आ गया, यहाँ 3 आ गया, तो x बटे में बाय 3 का ऊपर गुणा 3 बटे में 4, बट हमसे आंसर पूछा है रेशियो में, सो x रेशियो बाय कितना आ जाएगा 3:4। ऑप्शन डी राइट हो गया। क्लियर है ये चीज? आइए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या बोला गया है? बोला गया है रोहन ने एक वस्तु खरीदी और इसके लिए नकद भुगतान पर 13.5% की छूट थी। क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर 6.25% का अधिभार था। अगर रोहन ने पूरी राशि नकद में चुकाई थी तो उस वस्तु के लिए 12 रुपए चुकाने पड़े, लेकिन उसे वास्तव में वस्तु के लिए इतने रुपए 40,966 रुपए चुकाने पड़े, जिसमें से 290,64 रुपए नगद गए। आपसे पूछा है बाय का मान क्या? सबसे पहले डिफरेंस देख लो, 40,964 का माइनस 290,64 का, घटाओगे 4 में से 4 गया 0 आ गया, 11,900 आ जाएगा। ये डिफरेंस निकल आया। अब नगद भुगतान पर कितने प्रतिशत की? 13% की छूट थी और भुगतान पर 6.25% का अधिभार था यानी कि इंक्रीज था। तो 100 से अगर आप 6.25% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 106.25। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, ये हटाओगे तो एक बार और 100 आ जाएगा। कर दीजिए सॉल्व, तो यहाँ कितना आएगा? 7। ठीक है, 0 0 और यहाँ करोगे तो 16। 700 गुणा 16 यानी कि 112, 0 0 170 112 2 0 आ जाएगा। अब 11,000 एक वस्तु खरीदी जिसके लिए उसने 13.5% की छूट दी। 13.5 अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो 112 मल्टीप्लाई में 13.5 करोगे तो कितना आ जाएगा? 9688। बट हमें वैल्यू चाहिए बाई की। बाई का मान क्या है? एक ये हमें नहीं, तो ये हमारा जो है छूट आई, मतलब नगद भुगतान वगैरह पर उसने छूट किया। ठीक है, सो और एक ये आया था डिफरेंस, तो 290 प्लस में 9688, तो ये कितना आ गया? 38,700। ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है, क्लियर है ये चीज आपको? अगर परसेंटेज के बारे में देखा तो 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। तो अगर मैं बात करूं, जब भी हम मैथ पढ़े सबसे पहले टॉपिक परसेंटेज ही पढ़ते हैं, बिकॉज परसेंटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट रहता है। परसेंटेज से हमें क्वेश्चन भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। आइए आगे क्वेश्चन चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ये हिंदी लैंग्वेज है, ये ऑप्शंस दिए गए। ओके, आइए। जानकी हर दिन सुबह 7:55 घर से निकलती है मिनट पे और सुबह 9:25 पे ऑफिस पहुंचती। एक दिन वो है सुबह 7:55 घर से निकलती है 7:55 पे और 9:20 30 पे ऑफिस पहुंचती है। तो जानकारी का समर्थन हमें करना है, यानी कि 1 आवर प्लस 25 मिनट है, मिनट को आवर में बदलोगे तो 25/60 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना है 30 सेकंड एक्स्ट्रा दे रखे हैं, 30 अपॉन में 60। तो इसको फ्रैक्शन में तो 120 आ जाएगा, एलसीएम तो 120 आएगा, 120 एकम 120 आ जाएगा, प्लस 50 प्लस 1 आ जाएगा, 120 171/120 यानी कि 57/40। अगर हम कथन 1 को देखें, जानकी ने 3/10 दूरी अपनी सामान्य गति के 6/7 से और शेष दूरी अपनी सामान्य गति के 7/6 से। तो डिस्टेंस तो हमें 3 आई थी, डिस्टेंस कितना 3 आया था, 3 किलोमीटर। ठीक है, मैंने मान लिया था, मैं
डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, 3 किलोमीटर, कोई भी आप मान सकते हो, माना कोई भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, तो 3/3 मल्टीप्लाई में 2, तो ये कट जाएगा, यानी कि 2 बचेगा। ठीक है, 3/2 आ जाएगा गुणा 6/7। पहले ये 3/10 है, सामान्य गति से 6/7, यानी कि 7/6 स्पीड का उल्टा होता है। ठीक है, इजी प्लस कर देंगे, क्या आएगा फिर, 3/2 मल्टीप्लाई में 3/10 है ना, सबसे पहले अब क्या लिख देंगे हम, 3 + 7/10 आ जाएगा, 10 में से 3 घटाओ, 7/10 आ जाएगा, और यहाँ पे 6/7 एज इट इज रहेगा। इसको सॉल्व कर सकते हो आप, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये काट दो, तो 21/40 प्लस में कितना आ जाएगा, ये 9/10 आ जाएगा। हाँ, 3 तिरके 9 हो रहा है, 9/10। ठीक है, एलसीएम कर दो, 21 + 36, एलसीएम तो हमें पता ही है 40 आएगा, 57/40। ठीक है, ये सही निकल रहा है, यानी कि सामान्य गति के 7/6 कथन एक जो है राइट है, कथन एक राइट है। अब हम देखते हैं कथन सेकंड। जानकी ने 5/8 दूरी अपनी सामान्य गति के 5/4 से, शेष दूरी 5/6 से तय की। देखिए, 3/2 5/8 मल्टीप्लाई में 5/4 का 4/5 प्लस शेष दूरी अपनी सामान्य गति की 5/6, यानी कि 3/2, 8 में से 5 गया, 3/8 मल्टीप्लाई में 5/6 का उल्टा 6/5 कर दीजिए सॉल्व, तो यहाँ क्या बचेगा, और 3/4 प्लस 3 तो क्या होती है 27, 5 40 कर दीजिए, 57/40 आ जाएगा, तो ये भी राइट है, ये भी राइट है। अब देख लेते हैं कथन नंबर 3। जानकी ने 7/9 दूरी अपनी सामान्य गति के 5/6 से और शेष दूरी अपनी सामान्य गति के 20/3 से तय की, यानी कि 3/2 गुणा में 7/9 गुणा में 6/5 प्लस 3/2 आ जाएगा फिर। ठीक है, 9 में 7 के 2/9 गुणा में 3/20, तो यहाँ 7/5 आ जाएगा, प्लस 10 से 2 कट जाएंगे, 3 3 3 के 9, तो 3/60 आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम तो 60 आ जाएगा, 87 + 3 यानी कि 90/60, तो ये आ जाएगा 3/2, तो ये आ सकता है। तो हमारा कथन पहला और दूसरा ही सत्य है, बाकी के असत्य है, थर्ड असत्य है। ठीक है, तो कौन सा होगा, कथन फर्स्ट और सेकंड दी गई जानकारी का समर्थन करता है, लेकिन कथन 3 नहीं करता, तो ये बात हमारी सही होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। If AQ minus BQ is equal to 602 and A minus B is equal to 2, then find the value of A square plus B square। फॉर्मूला होता है AQ minus BQ का, A minus BQ plus 3AB is equal to A minus B। AQ minus BQ 602 दे रखा है, A minus B यानी कि 2 का क्यूब 8 प्लस 3AB यानी कि A minus B, ये 2 दे रखा है, तो 2 3 दूनी 6AB आ जाएगा। ठीक है, अब 602 में से 8 घटा दो, कितना आ जाएगा 594, और यहाँ क्या बचेगा 6AB। AB बराबर कितना आ जाएगा, AB बराबर आ जाएगा 99। अब हमें चाहिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, अगर मैं ये देखूं A माइनस B का स्क्वायर, अगर मैं देखूं क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है ना 4। अगर मैं ऐसे देख लूं इसको फॉर्मूले से, तो A माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस का 2AB सबने पढ़ रखा है इक्वल टू 4। ए भी कितना दिया गया है, 99 दिया गया है, तो A स्क्वायर यहाँ से निकल रहा है, देखना B स्क्वायर 99 दूनी 198 इज इक्वल टू 4,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 198, वहां चला जाएगा 4 प्लस 198, जोड़ दोगे 202। राइट आंसर सी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप सारे लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में भी देंगे जो आपको कमेंट में आंसर बताना है। अच्छा क्वेश्चन देंगे, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक रेलगाड़ी 72.6 किलोमीटर घंटे की गति से चलती है, यदि 15 मिनट में कितने किलोमीटर, यह 15 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। फॉर्मूला पढ़ा होगा सबने, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। स्पीड दी गई है 72.6, टाइम दिया गया है कितने मिनट जी, 15 मिनट। 15 मिनट को आवर में बदलोगे तो 15/60, यानी कि 1/4। 4 से ये कर दो, 4 एकम 4, 18.15 किलोमीटर। ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये आप लोग होमवर्क में करना, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहने वाला है होमवर्क के लिए, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा हाई लेवल नहीं है, बट क्वेश्चन अच्छा है अगर आप लोगों ने कर लिया। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया, समझ लो क्वालिफाई कर लिया अपने आईबी का एग्जाम, आगे के लिए स्टार्ट कर। अगर नहीं कर पाए आप लोग, नहीं कर पाए अगर आप लोग, तो कोई बात नहीं, मैं हूं, नेक्स्ट क्लास में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16 क्वेश्चन नंबर है ये। हमें देखो एक बार पढ़ के बता देती हूँ, मैं बता देती हूँ, आइडिया बता देती हूँ कैसे करना है। ब्राज और रोहन, शॉर्ट में बताऊंगी, एन रेशियो एन है, ठीक है। व्यय का अनुपात, एक्सपेंडिचर, इनकम हमें देगी है एक्सपेंडिचर, तो एम और एन के इनकम आपको देखना है, एम और एन की इनकम आपको देखना है, ठीक है। फिर उनका एक्सपेंडिचर लिखना है, ब्राज और रोहन का, दोनों का। एक और दो कथन दिए गए हैं, पहले इसका निकालेंगे हम, फिर इनकम एक्सपेंडिचर दोनों का निकालेंगे, फिर हम आगे वाले का निकालेंगे, ठीक है। तो मैंने बता दिया, इनकम एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पे निकालना है, आपसे हो जाएगा। आइए अब हम आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ये इसके जो है ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन से आपको बताना है कि कौन सा एक दूसरे के अनुरूप है, कि क्या है ये, तो आप इजिली कवर अप कर सकते हो। आइए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। चलिए, बोला है यदि एक्स का 22%, एक्स का कितने प्रतिशत है जी, 22% किसके बराबर है, ये हमें बराबर दिया गया है, किसके बराबर दिया गया है, बाय के 66% के बराबर है, बाय के 66% के बराबर है। तो हमसे पूछा क्या गया है, एक्स रेशियो बाय का मान गया। ओके, तो एक्स रेशियो बाय जो है हमें ज्ञात करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो x का 22% दिया गया है, काफी इजी क्वेश्चन है ये, आप इजीली कर सकते हो। देखिए x का 22 यानी कि 22 है, y का 66 है, तो 11 दूनी तो 22, 11 छिक 66, ये ऐसा नहीं होगा ये, इसको हटा। x का 22% यानी कि 100 अगर हम मान लें, तो 22% कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। 22% कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा ना, ठीक है, 122 लिख लो। 66% के बराबर है 166, ऐसे आएगा क्या, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 16, 2 6। जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो काफी लोग इसको ऐसे ही करके आए थे, मोस्टली बच्चे इसको ऐसे ही करके आए थे, ठीक है। ये बराबर दिया गया है, एक दूसरे के ये बराबर दिया गया है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक्स का बाय, यानी कि यहाँ इंग्लिश में देख लो अगर नहीं देख पा रहे हो तो, इफ 22% ऑफ
इफ 22% ऑफ x इज इक्वल टू 66%। कोई टाइपिंग एरर है क्या यहाँ पे? मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई टाइपिंग एरर दे दिया इंग्लिश। एक सेकंड रुकना, चलिए आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब तक मैं चेक कराती हूँ किसी से कि ये सही है या नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है नेक्स्ट है 18 क्वेश्चन नंबर जब तक हम कर लेते हैं। एक बैंक में जमा राशि पर वार्षिक ब्याज क्या होगा जो 22% प्रति वर्ष साधारण ब्याज देता है? प्रति वर्ष क्या दे रहा है? प्रति वर्ष साधारण ब्याज दे रहा है, यानी कि ऐसा। ओके, तो पी कितना दिया गया है? यहाँ भी आधा आधा क्वेश्चन है। एक बैंक में जमा राशि पर साधारण ब्याज पी यहाँ पे 24,550। ठीक है, ये क्वेश्चन मिस प्रिंटिंग रहती है, ये मुझे याद था, आप यही मान लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो देखिए प्रिंसिपल हमें यानी कि ये दिया गया है कितना, 24,550। तो P इज इक्वल टू 24,550 बोला है, 22% प्रति वर्ष, 22% प्रति वर्ष। ठीक है, 22% प्रति वर्ष के, यानी कि रेट हमें क्या दी गई है? 22%। रेट हमें दी गई है 22%। एक यहाँ पे ना, एक मैं लास्ट में बताऊंगी, एक प्रॉब्लम है एक्चुअली, मैं बाद में बताती हूँ, जो मैंने एट द शुरू में कर दिया, ये क्वेश्चन मैं बताती हूँ। तो रेट कितनी है? रेट यहाँ पे है 22%। ठीक है, रेट यहाँ पे कितनी है? 22%। तो कर दीजिए फटाफट से, फॉर्मूला आता है सबको? फॉर्मूला से कर आराम से हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओगे तो। एस आई इज इक्वल टू पी आर टी, पी गुणा आर गुणा टी अपॉन में 100। पी कितना है? 24,550। आर कितना है? 22%। और टाइम कितना है जी? टाइम 1 है। अपॉन में 100 कर दीजिए, परसेंटेज हट जाएगा तुम्हारा, मल्टीप्लाई कर दोगे परसेंटेज नहीं, 2 जीरो, 1 जीरो हटा दो, 1 जीरो बचा रहेगा, 5401। 5401 ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। क्लियर है? आइए ये देख लेते हैं, दो टाइप के क्वेश्चन थे, है ना, ये वाला तो हमारा सही है। एक ये भी था ना, मैंने करा दिया आई थिंक, एक्स की आय वाई की इनकम से 44% अधिक है। एक ये वाला था और एक ये था, ये भी देख लो, सेम वैसा ही क्वेश्चन है ये। एक्स का 22% और ये वाई के 66% के बराबर है, यानी कि 22/100। तो 2 अंक बाद 0.22 मल्टीप्लाई में एक्स और वाई की 66% यानी कि 0.66 मल्टीप्लाई में बाय। तो एक्स अपॉन बाय 0.66 अपॉन 0.22, ये हट जाएगा तो 66 अपॉन 22 बचेगा। तो मैंने बताया था 22 से 66, 22 से कम 22, 3:1 ये आ गया। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक दुकानदार केवल स्टीपिड मोमोज और फ्राइड मोमोज बेचती है, किसी विशेष दिन उस दुकान से बेचे गए स्टीप मोमोज और फ्राइड मोमोज की संख्या का अनुपात 5:4 था, उस दिन दुकान से कितने स्टीप मोमोज बेचे गए? दो टाइप्स के मोमोज को सेल करे, स्टीम मोमोज और फ्राई मोमोज। आप लोग जानते ही होंगे स्टीम मोमोज कौन से होते हैं और फ्राई मोमोज कौन से होते हैं। ठीक है, कथनों में से संबंध सही है, आइए देखते हैं। यदि स्टीम मोमोज की संख्या दोगुनी हो जाती है, यानी कि अभी हमने क्या कितना था, 5:4, इनका अनुपात ये था। यदि दुगनी हो जाए, किसकी दुगनी हो जाए? स्टीम मोमोज, यानी कि ये है स्टीम मोमोज, यही तो है, ये स्टीम मोमोज है, ये फ्राई मोमोज है, इसकी संख्या दुगनी यानी कि 5 दूनी 10 4, तो वही आ गया, 5 2 पंचे 10, 5 दूनी 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो 5:2 आ गया। दोगुनी हो जाए तो उस दुकान से बेचेगा स्टीम मोमोज और फ्राई संख्याओं का अनुपात 5:2 हो जाएगा। बताओ जी, ये पर्याप्त नहीं है? यदि स्टीम मोमोज की संख्या दोगुनी हो रही है तो ये नहीं आए। तो कथन बन जो है, ये कथन बन कैसा हो जाएगा? कथन बन हमारा रॉन्ग हो जाएगा।
ऐसे ही हम देखते हैं कथन नंबर 2। बोला है यदि फ्राई मोमोज की संख्या कम से कम 13 अधिक पे बेची जाए, यानी कि ये तो था 10x, यही से ले लेते हैं ये 10x, और 13 अधिक हो जाए, यानी कि ये वाली 13 अधिक हो जाए, तो स्टीम मोमोज की संख्या समान रहेगी फ्राई मोमोज की संख्या से। भैया यहाँ पे x की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम कैसे निकालेंगे किसकी ज्यादा रहेगी किसकी कम रहेगी? हम नहीं निकाल पाएंगे। तो हम कह सकते हैं ना तो कथन फर्स्ट सही है, ना हमें कथन सेकंड सही है, बिकॉज हमें कोई सफिशिएंट जो है यहाँ पे हमें डाटा नहीं मिला। तो कथन 1 और कथन 2 पर्याप्त नहीं है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। क्लियर है? आइए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। आज की इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। अब पूछा गया है 36, 108 और 156 का क्या पूछा गया है हमसे? ये पूछा गया है HCF क्या होगा? HCF, हाँ HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक, इसको हम बोल देते हैं। ये HCF वाला जो क्वेश्चन आ जाए ऑप्शन से उड़ा दो फटाफट। HCF में अगर ऑप्शन से उड़ा दो फटाफट से, आप ऑप्शन में देखो, क्या ऑप्शन से देखो, या जो भी आपको नंबर क्वेश्चन में दिए गए हैं वो उस ऑप्शन से देखो जो कट जाए, उससे तीनों संख्याएं कट जाए। अगर मैं 36 देखूं तो 36 से 36 कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा, 2 6 8 2 3 6, ये नहीं कटेगा। 12 से देखूं अगर मैं, 12 दूनी 36, 12 नंबर, ये कट जाएगा। 12 से जो है 36 भी डिवाइड हो रहा है, 108 भी डिवाइड हो रहा है, 156 भी डिवाइड हो रहा है, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करो। जब भी एससीएम का क्वेश्चन आ जाए, किसी भी एग्जाम में आ जाए, हमेशा आप जो है ऑप्शन से ही करो, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की इस क्लास। मैंने आपसे बोला था कुछ चेंजेस करना है क्लास में, वो मैं आपको करा देती हूँ। एक सेकेंड, एक्चुअल में ये 2024 डाल दीजिए यहाँ पर, ये 2024 के थे, है ना। 17 जनवरी 2024 में फर्स्ट शिफ्ट के ये क्वेश्चन हमारे थे। मैंने 2023 बोल दिया था, मैंने लिख भी दिया था, बट मैंने जब क्वेश्चन लास्ट देखे तब मुझे लगा कि ये तो 2024 के हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की इस क्लास। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी कम मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच।